मंच पर उपस्थित प्रोफेसर वी.के. मिश्रा जी, जो हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आज, आरोग्य भारती के प्रांत के सह सचिव डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव जी, विभाग संयोजक डॉक्टर गणेश प्रसाद अवस्थी जी, सह संयोजक श्रीमान संग्राम सिंह जी, इस कानपुर प्रांत काशी प्रांत के उपाध्यक्ष डॉक्टर रणवीर सिंह जी, यहाँ के सभी फैकल्टी मेंबर्स और विद्यार्थी मित्रों, पहले जो चीज जंगलों में होती थी वो अब शहरों में होने लगी है। क्या होती थी मैं बताता हूँ। पहले जंगलों में पगडंडी रहती थी। पगडंडी पर चल रहे हैं, अगर गलती से आप गलत दिशा में आपका कदम बढ़ गया तो आप गंतव्य के स्थान पर किसी दूसरे स्थान में पहुंच जाएंगे। अभी वही चीज शहरों में आ गई है। जहां से सड़क डिवाइड होती है, टी बनता है, चौराहा बनता है, वहां से भी जरा भी कम बढ़ा दिए तो अवस्था कैसी बनेगी कि आप अपने गंतव्य को नहीं पहुंचेंगे। अभी आते समय मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया कि जो टॉपिक दिया था और जो मेरे पास लिख करके गया वो थोड़ा सा अंतर था, और थोड़े से अंतर में जब मैं उसके पॉइंट्स बनाने लगा रास्ते में तो वो कहीं का कहीं पहुंच जाता था। और यहाँ आके मैंने देखा हेडिंग तो मैंने तुरंत कहा कि ये तो एकदम रास्ता ही बदल गया है। लेकिन एक तीसरी चीज भी है, स्वास्थ्य के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि अगर हमारी गाड़ी ठीक दिशा में चल रही है, समय से है, हम उसका पालन कर रहे हैं, तो हम जीवन भर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। हर व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, आवश्यकता है, और जीवन भर चाहिए। हर एक की आवश्यकता है और हर व्यक्ति प्रयत्न भी करता है। ऐसा नहीं कि प्रयत्न नहीं करता। कुछ चीजें अनजाने में गलती होती है और कुछ जानबूझ करके गलती होती है। कोई चीज हमको अच्छी लगती है, हम अधिक खा गए तो जानबूझ कर ही गलती हुई ना। हमको अच्छी लगती थी, हम अधिक खाते चले गए। कुछ अनजाने में रहती है कि हम दूसरों को देखकर खाते चले जाते तो अपने को मालूम नहीं पड़ता। आज वैसी ही स्थिति है। अभी जिस तरह का विषय उसके बारे में काफी कुछ जानकारी तो मिल गई है, और मेरे बाद भी एक बहुत बड़ी जानकारी आने वाली है, मेरे टाइम टेबल में आया है। तो मैं थोड़ा बीच का रास्ता निकालूंगा कि जिसमें रिपीटेशन कम से कम हो, लेकिन कुछ तो जरूर होगा। आयुर्वेद में एक वाक्य कहा जाता है, यज्ञ देशस्य योजन्तु तज्जम औषधस्य हितम। अर्थात व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लेता है उसको वहीं की औषधि लाभकारी होती है। सरल भाषा में समझना हो तो और एक जानकारी, अगर कहीं कोई जी के पढ़ा होगा, स्वास्थ्य का जो चैप्टर रहता है उसमें बताई जाती है। जो किशोर आयु के विद्यार्थी हैं उनसे पूछा जाता है कि हम जहां रहते हैं या कोई भी व्यक्ति जहां रहता है उसके 100 किलोमीटर के रेंज में जो पैदा होगा वह उस क्षेत्र के निवासियों के लिए पर्याप्त है।
आज तो विज्ञान और तकनीकी का विकास हो गया है और इसलिए जल्दी बहुत तेजी से आवागमन भी है, मोबाइल भी है तो सब खोज भी लेते हैं। पुराने समय में तो ऐसा नहीं था और इसलिए स्थानीय जलवायु, मौसम, संसाधन, ग्राउंड वाटर, इसके आधार पर जगह जगह फूड हैबिट्स डेवलप हुई है। हम जहां पर हैं यह उत्तर प्रदेश के लगभग मध्य में है। अब यहाँ के पश्चिम में चलते चले जाएंगे तो ठंड अधिक मिलेगी, वहां पर उस तरह की फूड हैबिट्स मिलेगी। अब यहाँ से पूर्व में चलेंगे तो आपको दाल मिलेगी, अरहर की मिलेगी, मूंग की मिलेगी, चने की मिलेगी। पश्चिम में जाएंगे तो उड़द की मिलेगी, मसूर की मिलेगी, राजमा मिलेगा, बदल जाएगा। क्यों? वहां पर हाई कैलोरी फूड चाहिए, ठंड है। पूरब में चलते जाते हैं तो टेम्परेचर वेरिएशन अलग प्रकार का है, ग्राउंड वाटर भी बहुत सॉफ्ट है और इसलिए पाचन भी जल्दी से हो जाता है। पश्चिम में जाएंगे तो ग्राउंड वाटर ही खारा है, तो उसके आधार पर फूड हैबिट्स डेवलप हुई है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो पैदा होता है वही स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। मेरा जैसा कार्यकर्ता जो रोजाना घूमता रहता है, देश के सभी प्रांतों में जाता है, तो रोजाना पानी बदलता है, स्थान बदलता है, तो हम लोगों का एक ही नियम है कि जहाँ पर जाइए वहाँ का जो लोकल फूड है वही ग्रहण करना। दक्षिण में जाएंगे तो भाई डोसा, इडली, बड़ा, चावल, सांभर, रसम यही मिलेगी, वही खाना है। अब पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में जाएंगे तो राजमा ही मिलेगा, पराठा ही मिलेगा, वही खाना है, वहाँ के लिए वही लाभकारी है। तो इस पहलू को ध्यान में लेना चाहिए कि प्रकृति ने हमारी ये व्यवस्था की है। स्वास्थ्य के बारे में एक बहुत बड़ा भ्रम पिछले 2.5 वर्ष में कोरोना ने ठीक कर दिया। अगर हम कोरोना के कुछ निष्कर्ष निकालें जो एक सामान्य व्यक्ति को ध्यान में आने चाहिए, है तो बहुत सारे, तो 4 निष्कर्ष निकलते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी ए पिल फॉर एवरी इल। यह आवश्यक नहीं कि हर रोग की दवा होगी। हमने देख लिया, हमारे ध्यान में भी आ गया है, कोरोना की आज तक कोई सटीक दवा नहीं है। दूसरा, सेकेंड वेव के समय और एक जानकारी मिल गई हमको, पैसे से स्वास्थ्य नहीं खरीदा जा सकता। वन कैन नॉट बाय द हेल्थ। तीसरा, पहले लॉकडाउन से ही एक नारा बहुत चल रहा था और कुछ राज्यों में तो उसको अलग अलग उसके होर्डिंग लगाए गए। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमको ही प्रयत्न करना पड़ेगा। हम ध्यान करें, कोरोना में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो गाइडलाइंस जारी की थी, कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं बताई थी, छोटी छोटी चीजें। हाथ धोते रहिए, मास्क लगाइए, गर्म पानी पीजिए, घर का बना ताजा भोजन लीजिए, नाक में 2 बूंद अणु तेल डालिए, कोई योगासन करिए, ऐसी चीजें थी ना। और आवश्यकता लगे तो भाप लीजिए। कुछ तकलीफ होती है या इम्यूनिटी बढ़ानी है तो घर में उपलब्ध वस्तुओं से काढ़ा बनाइए। तुलसी, दालचीनी, अदरक और काली मिर्च, ये 4 चीजें तो थी। और इन सबके कारण से पूरे विश्व को ध्यान में आ गया कि अभी तक जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, जो ट्रीटमेंट ओरिएंटेड हैं, इनसे काम नहीं चलेगा। हमको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में जाना ही पड़ेगा। और इसलिए चर्चा शुरू हो गई, स्वास्थ्य को संपूर्णता में देखना चाहिए, संकीर्णता में नहीं, टोटलिटी में देखना है, टोकन में नहीं देखना है। तो जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में केवल शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता, तो मानसिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी रहता है। एक तीसरा पहलू भी है,
जो आज के विषय के साथ की ओर ले जाता है। समय के साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है, दुधारी तलवार है। एक तरफ यहां व्यक्ति की सुख सुविधाएं बढ़ने लगी, जल्दी जल्दी सूचनाएं प्राप्त होने लगी, वहीं दूसरी ओर कुछ असुविधा भी हो गई। उदाहरण के लिए लाइट है। अभी पूरे देश में कहीं भी जाइए पर्याप्त लाइट रहती है, वोल्टेज भी अच्छी रहती है, व्यवस्था भी वैसी हो गई है। तो आप चारों तरफ से बंद करके लगातार लंबे समय तक काम कर सकते हैं। बाहर कब दिन हुआ, उजाला अंधेरा हुआ, आपको मतलब नहीं, आप अपना काम कर सकते हैं। दुष्परिणाम, हर व्यक्ति के वर्किंग आवर्स बढ़ गए। आज से 35-40 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। बल्ब रहता था। अब यहाँ तो उत्तर प्रदेश था, तो मैं यहीं का हूँ तो मुझे मालूम है, यहाँ तो वोल्टेज रहती थी। 97 बिहार गया तो वहाँ 110 वाट का बल्ब आता था, और वो भी बिल्कुल, हम ये तो कह सकते हैं कि बिजली है, लाल लाल दिखाई पड़ता था, पढ़ नहीं सकते। हम ये नहीं कह सकते कि बिजली नहीं है, क्योंकि वो लाल हो गया है। ऐसी स्थिति थी। मोबाइल उस समय नहीं थे, अभी तो मोबाइल हर एक के हाथ में है। जितने पॉकेट उतने मोबाइल है, तरह तरह के मोबाइल। अभी मैं किसी का देख रहा था, वो फोटो ले रहे थे, हमको भी दिखाई दे रहा था, उनको भी दिखाई दे रहा था। तो मुझे अच्छा लगा, चलो हम जरा ठीक से खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमारा फोटो खुद दिखाई दे रहा है उसमें। सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होने लगा। इतने कम समय में अधिक सूचनाएं मिलती है, तो व्यक्ति पढ़ता भी नहीं, पढ़ता है तो एनालिसिस करने का समय नहीं, परिणाम एनालिटिकल पावर कम होती चली जा रही है। गूगल बाबा साथ में है तो तुरंत इटली का भोजन, अमेरिका का भोजन, तो सब सर्च करते हैं और वही बताते हैं। हम में से जो मेडिकल के विद्यार्थी हैं उनको और एक समस्या आएगी, हम करते भी होंगे, लेकिन जो वर्तमान में डॉक्टर है वो फेस कर रहे हैं कि आज का हर युवा व्यक्ति, उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, वो मोबाइल पर सिम्टम डाल के सर्च करता है कि इस सिम्टम के लिए कौन सा रोग है और क्या दवा प्रेस्क्राइब है, और डॉक्टर को ही निर्देशित करते हुए कि हमने हमारे सिम्टम के लिए यह दवा इसमें प्रेस्क्राइब है, हमको यही लिख के दो। अब उनको मालूम नहीं कि वो रिसर्च किस कंडीशंस में हुई, क्या उसके और स्पेक्ट्रम था, पेशेंट की स्थिति कैसी है, जलवायु कैसी है, मौसम कैसा है, आयु कितनी है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, साइड इफेक्ट्स क्या है, कोई मतलब नहीं। उन्होंने मोबाइल में पढ़ लिया, डॉक्टर को निर्देश। ये असुविधा है। उन्हीं में से अभी जिनकी चर्चा हो रही है एनसीडीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। सरल भाषा में समझना हो तो जीवन शैली जनित रोग। जैसे ये जीवन शैली जनित रोग नाम है, वैसा ही इसका निदान है, नाम के अनुसार ही निदान। यहाँ 2-3 लोगों ने अलग अलग आंकड़ा दिया कि हमारे देश में इतने % जीवन शैली जनित रोग है। मैं भी एक दूंगा तो आप कहेंगे क्या है, सब लोग अलग अलग आंकड़ा दे रहे हैं। हर एक का सोर्स ऑफ नॉलेज अलग अलग है। किसी ने कहीं से लिया होगा, किसी ने कहीं से लिया होगा। मेरे हिसाब से जो मुझे जानकारी मिली, 83% एनसीडीज है। 100 में से 83% रोगी जीवन शैली जनित रोगों से जुड़े हैं। जैसा इनका नाम है, अगर व्यक्ति की जीवन शैली थोड़ी व्यवस्थित हो जाए तो व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए, अगर आधे लोगों ने भी पालन कर लिया तो 42% लोग बिना दवा के स्वस्थ रह सकते हैं। कितना बड़ा अमाउंट है 42%। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें, कोरोना ने यही साबित किया, छोटे छोटे काम लगातार करेंगे, स्वास्थ्य पर उसका अच्छा प्रभाव होगा, और गलत दिशा में करेंगे तो नकारात्मक प्रभाव होगा। दोनों ही चीजें उसमें। और इसलिए हमारे ध्यान में लेने के लिए है
कैसी है, डायबिटीज बता दिया, हाइपरटेंशन बता दिया, ऑस्टियोपोरोसिस, और एक मैं बता देता हूँ ओबेसिटी, सब जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं, स्किन डिसीज, अल्जाइमर, इंसोम्निया, कैंसर, सब एनसीडीज में आते हैं। जब भी कोई बड़ी समस्या होती है तो एक ही फॉर्मूला रहता है, गो टू द फंडामेंटल्स। कोई भी बड़ी समस्या होगी उसका एक ही निदान है, सेक्शन कोड रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोड रहता है, हाई कोर्ट रहता है, सुप्रीम कोर्ट रहता है। हर कोर्ट का अलग अलग काम है। सुप्रीम कोर्ट क्या देखता है, बेसिक कहाँ गड़बड़ी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट है वो एक एक शब्द को देख करके रास्ता निकालते हैं, तब रास्ता निकाल पाते हैं। उसी तरह से मूल में अगर हम जाएंगे तो हमको समाधान मिलेगा, और वो समाधान है प्रकृति आधारित जीवन रचना। ऐसा नहीं है कि आज हम कर नहीं सकते, कर सकते हैं, लेकिन हमारी कठिनाई क्या है, एक दूसरे की नकल करना। दो उदाहरण देता हूं। अभी इस समय फास्टेस्ट ग्रोइंग जो रीजन है जहां पर एनसीडी बढ़ रही है पूरे विश्व भर में, वो अफ्रीकन कंट्रीज है। वहां पर नेचर के हिसाब से था, लेकिन अभी कुछ क्रिश्चियंस बन गए, कुछ नकल उतारना शुरू किया। इस समय एनसीडी बहुत तेजी से बढ़ रही है। संख्या हमारे यहाँ ज्यादा होगी क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ ज्यादा है, लेकिन वहां पर रोग बढ़ रहे हैं। दूसरा, एनसीडीज के बारे में एक सेकंड, जैसे एनसीडीज बढ़ रही हैं पूरे विश्व में, कहीं भी जाइए ये बढ़ती चली जाएगी। अमेरिका पुराने सिस्टम उन्होंने सबको उजाड़ करके दक्षिण अमेरिका में भेज दिया। आज अमेरिका में सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है, तूफान आता है, दक्षिण अमेरिका में क्यों नहीं आता जी? पृथ्वी से बहुत दूर तो नहीं है। उसी दोनों के बीच में कैरेबियन कंट्रीज है, वहां क्यों नहीं आता? बहुत और दूर छोड़ दीजिए, अपने पड़ोस में हमारे बगल में बुंदेलखंड क्षेत्र, पूरा वनवासी क्षेत्र, हमेशा अकाल सूखा पड़ता रहता है। उसी में चित्रकूट भी आता है, बुंदेलखंड का क्षेत्र मध्य प्रदेश में भी आता है, उत्तर प्रदेश में भी आता है। वो अकाल सूखा चित्रकूट के उन 100 गाँव में क्यों नहीं आता जी? जो दीनदयाल शोध संस्था ने अडॉप्ट की है। 50 गांव जो नालियां बनाई, परिणाम हरा भरा हो गया, ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ गया, एक एक व्यक्ति ने काम करने का प्रयत्न किया तो परिश्रमशीलता बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, तो ग्राउंड वाटर भी है, अधिक गर्मी भी नहीं है, अधिक ठंडक भी नहीं है, हर व्यक्ति को काम भी है, और क्या चाहिए? और यही कारण है कि वो आगे बढ़ते चले गए और वो ठीक होता चला गया। उसके अड़ोस पड़ोस वहीं बांधा है, बगल में सतना का दूसरा एरिया है, वहां पर वो अधिक गर्मी, अधिक ठंडक। दूसरा, हम विद्यार्थी में एक सर्वे के बारे में बताता हूँ। कोरोना के बीच में एम्स की ओर से एक सर्वे हुआ कि लोगों की फूड हैबिट्स कैसी है। मेरा केंद्र भोपाल है। मैं एक दिन ऐसे ही एक परिवार में भोजन के लिए गया तो पता लगा कि उस परिवार की एक महिला जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में डॉक्टर है, वो सर्वे की इंचार्ज है, और पूरे देश भर में सर्वे हुआ। उन्होंने 12,000 लोगों का एक सैंपल सर्वे किया। उस 12,000 में सब प्रकार के लोग लिए कि लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल क्लास, हायर इनकम ग्रुप, एरिया वाइज भी लिया, नगरीय और ग्रामीण भी लिया, सब तरह के लोग लिए उन्होंने। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया भोजन करते करते कि आपकी फाइंडिंग्स क्या है। उन्होंने बहुत मजेदार बात बताई। उन्होंने कहा हम मिडिल क्लास के हैं, हम अपने घर में एक महीने में जितना तेल, जितने मसाले का प्रयोग करते हैं, हमारे सर्वे में आया कि ये जो हमारे सेवा बस्ती के लोग हैं, लोअर इनकम ग्रुप वाले, वहां पर हम लोगों की तुलना में एक महीने में 4 गुना तेल और 4 गुना मसाला प्रयोग होता है। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा, और एक चीज बताई कि उनके मन में धारणा है अधिक मसाला, अधिक तेल डालेंगे ना, हम भी बड़े कहलाएंगे। इस नकल करने की धारणा के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा।
वैसे हमारे देश में हुआ। हमारे जो दादी बाबा हैं, जरा उनसे पूछिए, 1965 से लेकर 70 के बीच में अपने देश के अंदर अमेरिका से गेहूं मंगाया जाता था, PL 480 स्कीम के अंतर्गत आता था। हम छोटे छोटे थे, हमने देखा है, वो लाल रंग का गेहूं होता था और रोटी एकदम लाल बनती थी। वहां के लिए, अमेरिका के लिए वो बेकार था, लेकिन भारत के लिए वो आता था तो बड़े शौक से खाते थे। और चूंकि कम रहता था तो बड़े लोगों के लिए बड़ा उत्साह रहता था उसके लिए। उसके बाद से हरित क्रांति शुरू हुई तो हमारे यहाँ भी गेहूं पैदा होने लगा। पूरा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये नहरों से जोड़ा गया तो जगह जगह गेहूं की पैदावार होने लगी। आज अवस्था ऐसी है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। चावल के बारे में भी पूरे देश में जाएंगे, अगर यहाँ अन्य राज्यों के विद्यार्थी होंगे तो उनको मालूम होगा। हमारे यहाँ चावल खाया जाता था मोटा वाला लाल रंग का, वो फाइबरस होता है, देर तक टिकता है। लेकिन अभी कोई अतिथि आया तो पॉलिश्ड राइस वाइट चाहिए। तो गेहूं और चावल, ये पॉलिश्ड राइस जब से शुरू हुआ, फाइबरस फूड कम होता चला गया और NCDs की संख्या बढ़ने लगी। अपने देश में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, अलग अलग प्रकार के धान्य होते हैं जिनको हम मिलेट्स की, जिनकी चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान गर्म है, पंजाब में हाई कैलोरी फूड चाहिए, वहाँ बाजरा अधिक मिलेगा आपको। आप इस पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार की तरफ जाएंगे, मक्का अधिक मिलेगी आपको। आप महाराष्ट्र, गुजरात में जाएंगे, ज्वार अधिक मिलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इधर जौ मिलता था। रागी अलग अलग नाम से रहता है, साउथ में, कर्नाटक की तरफ ज़्यादा है, कर्नाटक, महाराष्ट्र की है सब जगह। राजगीरा भी बोलते हैं। क्या नाम बताया, रवि बताता हूँ मैंने बहुत उसका प्रयोग किया है, जाड़े में बहुत प्रयोग होता था, भी नाम ध्यान आ जाएगा। रागी का एक और नाम है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के यह जो है हमारा सामा चावल, या इस क्षेत्र में रामदाना मिलता है, रामदाना भी नाम है। अब इन सब की क्या विशेषता है, सबने अलग अलग बताया, लेकिन कुछ चीजें हमारे सबके ध्यान में आती हैं कि इनकी कोटिंग अच्छी है, फाइब्रस फूड है। गेहूं चावल की तुलना में अधिक फाइबर है। जैसा भी बताया पहले कि उसका हार्ड कवर है, उसको सोक करना तब पकाना, तो अधिक देर तक टिकता है वो, लेकिन जल्दी बचता, लो कैलोरी वैल्यू है उसकी। लेकिन और कुछ चीज़ें जो विद्यार्थी के नाते से हमको मालूम होनी चाहिए, जिनकी मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कुछ ऐसे तत्व जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, वो हमको इन मिलेट्स में से मिलते हैं। उदाहरण के लिए अभी चर्चा हुई कैल्शियम, चर्चा हुई ना। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होने के कारण से लोग चारों तरफ बंद कमरों में रहने लगे, बाहर की धूप नहीं मिलती, तो विटामिन डी भी नहीं मिलती लोगों को। लोग देर से उठते हैं, विटामिन डी तो सुबह ही मिलेगी, धूप में मिलेगी, तो विटामिन डी नहीं मिलती तो कैल्शियम भी नहीं बनता। खाने में भी नहीं आ रहा है और बाहर से भी नहीं मिल रहा है हमको। पत्ते वाली सब्जियां कम हो गई, प्रकृति ने दी है। पूरे देश में, हर राज्य में, हर मौसम में कोई ना कोई पत्ते वाली सब्जी उपलब्ध है, लेकिन हम प्रयोग नहीं करते। तो हमारे विटामिन, मिनरल्स जो उनसे प्राप्त होते थे वो नहीं हो रहे। आलू शकरकंद से नहीं मिलेगा, अरबी से नहीं मिलेगा, वहां से उनसे दूसरी चीज मिलेगी। तो एक दूसरा पहलू ये है। एक तीसरा पहलू है मैग्नीज और मैग्नीशियम। ये मैग्नीज और मैग्नीशियम हाइपरटेंशन को रेगुलेट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन की जो सेमी परमेबिलिटी है, उस सेमी परमेबिलिटी को रेगुलेट करते हैं, कब ज़्यादा होना है, कब कम होना है। और एक चीज़ देखेंगे, हमारे जो घर के सीनियर सिटीजन हैं, जब उनकी दुर्बलता आ जाती है तो डॉक्टर क्या देता है उनको, जिंक की टैबलेट, क्यों, ताकत देती है। और जरा बाजरा खाइए तो बाजरा, ज्वार, जिंक, रिच जिंक है, स्वाभाविक रूप से ताकत मिलती है।
लेस फाइबरस फूड, गेहूं और चावल हमने लिया तो कोलोनल रेक्टल प्रॉब्लम शुरू हो गई, जितनी अभी गिनाई हमने देखा होगा, एक स्लाइड थी उसी के बारे में। फाइबरस फूड लेंगे तो ये कोलोनल रेक्टल प्रॉब्लम्स कम होंगी, नहीं होगी। कैल्शियम भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, मैंगनीज भी मिलेगा, तो हम डायबिटीज से भी ठीक रह सकते हैं, हाइपरटेंशन से भी ठीक रह सकते हैं। और एक पहलू है, जब हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है तो लिम्फ सिस्टम भी ठीक रहता है। लिम्फेटिक सिस्टम ठीक है, नर्वस सिस्टम भी ठीक रहेगा, अलर्टनेस भी हमारी बनी रहेगी। नहीं तो पेट खराब हुआ तो अलर्टनेस ही गायब हो जाती है, सुस्ती आती है दिन भर, यह भी एक प्रॉब्लम है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में और एक कठिनाई है कि जिनको कम जानकारी है वे हाँ चिकनाई, सब बंद कर दो, सब बंद कर दो, उनको मालूम ही नहीं है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स क्या है, कि जानकारी नहीं चाहिए। एक सर्टेन अमाउंट में चाहिए। हमने एक शब्द जरूर सुना होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल वीएलडीएल ये बैड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं, एचडीएल ये गुड कोलेस्ट्रॉल में आते हैं, इतना समझ लीजिए। अनसैचुरेटेड फैट से हमको हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स मिलेगी। घी उसका, देशी घी उसका अच्छा सोर्स है, और इसीलिए हाइपरटेंशन भी है तो देशी घी कभी नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, अति हर एक चीज की खराब होगी, इतना तो मानना नहीं चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें ये अपने को ध्यान में लेना चाहिए कि जो उपलब्ध है। दूसरी चीज, प्रकृति आधारित हमारी दिनचर्या। सूर्योदय, सूर्य बाबू में पूछ लूँ जरा कि छुट्टी के दिन कितने लोग हैं जो रोजाना के समान जल्दी उठते हैं, तो बहुत कम हाथ उठेंगे, और उठते भी हैं तो व्हाट्सएप पर लग जाते हैं। और अगर मैं ये पूछ लूँ कि प्रतिदिन व्यायाम करने वाले कितने हैं, तो शायद बहुत कम परसेंटेज होगा। और अगर पूछ लें भोजन के बाद आइसक्रीम मिले तो कितने लोग छोड़ सकते हैं, बहुत कम होंगे। अभी 3 मैंने उदाहरण दिए, क्यों दिए? प्रकृति के अनुसार दिनचर्या बनाना। आपने किसी जानवर को हॉस्पिटल जाते नहीं देखा होगा। दूसरा, टांग के ले जाते हैं, ऋतु अनुसार भोजन जाता नहीं है, जिस ऋतु में है। अब आपको खीरा खाना है, आप गर्मी में खाइए, जाड़े में भी लोग खीरा खाते चले जा रहे, मालूम ही नहीं उनको। 80% उसका कंटेंट वाटर है, फाइब्रस है। यहाँ से पूर्वी उत्तर प्रदेश शुरू होता है, जरा बिहार में जाइए, या बिहार के विद्यार्थियों को उन्होंने सुना होगा कि खीरा सुबह खाइए तो हीरा है, दोपहर में खाइए तो खीरा है, शाम को खाइए तो पीड़ा है। क्यों? फाइबर से पचने में देर लगती है उसको। सुबह खाएंगे, दिन भर में एक्टिविटी रहेगी तो पच जाएगा, दोपहर में भी आप पचा ले जाओगे क्योंकि समय है। रात में, वो भी गर्मी में, जाड़े में नहीं। जाड़े के लिए मूली गाजर है आपके लिए, खीरा खा रहे बराबर। मटर गोभी वर्ष भर खाते हैं, नहीं, कब खाना है? जाड़े में, जब वो आता है। ऋतु अनुसार भोजन। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं दूसरी तरफ बढ़ना चाहता हूं। विरुद्ध उदाहरण दिया। विरुद्धार एक स्वतंत्र चैप्टर है, हमारे विवेक जी कभी आएंगे तो बता सकते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि भोजन हमने किया, बाद में आइसक्रीम खाई, ये विरुद्धार का उदाहरण है। कि गर्म भोजन ले रहे हैं और बाद में ठंडी चीज खा रहे हैं, तो हमने गर्म क्यों लिया था? इजी डाइजेस्टेबल है, और बाद में ठंडा पानी, ठंडा दही, ठंडा सलाद, ठंडा फल, ठंडे आइसक्रीम, तो हम पाचन तंत्र का टेम्परेचर खुद ही डाउन कर रहे हैं। तो जो भोजन 3-4 घंटे में पचना चाहिए वो 7-8 घंटे लगाता है, फिर कहते हैं हमको परेशानी हो रही है। होगी। ये विरुद्ध आहार का कंसेप्ट, इसको ध्यान में लेना चाहिए। व्यायाम के प्रकार बहुत सारे हो सकते हैं। आप पैदल भी चल सकते हैं, आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं, बजाय लिफ्ट से जाने के, वो भी व्यायाम है। जब समय मिले तब आप व्यायाम कर सकते हैं। मानसिक व्यायाम, यह भी जाना, प्राणायाम, ध्यान, यह भी आवश्यक। कई बार हमको लगता है ना हमारा तो होता है,
ठीक है, अभी आप युवा हो। पोस्चर और एक पहलू है। हम एक पैर पर खड़े जाते हैं, हमको ध्यान में नहीं आता। मैं कई बार युवाओं को बोलता हूँ कि अपने किसी चलते फिरते किसी सीनियर सिटीजन को देखो जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हो, उसके बारे में सोचिए कि उसकी ऐसी स्थिति क्यों हुई होगी कि उन्होंने युवावस्था में अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखा। अगर ध्यान रखा होता तो वे भी सीधी इरेक्ट पोजीशन में जीवन भर स्वस्थ रह सकते थे। हमारा पोस्चर सही है गलत है मैं डिटेल में नहीं जाता। हमारा जूता, चप्पल, सैंडल का जो सोल है वो किधर से घिसता है वो बताता है। वो एक बड़ा चैप्टर है और 5 मिनट लेगा, वो मैं नहीं जाता उसमें। लेकिन व्यायाम करना, पोस्चर ठीक रखना, इसको अपने ध्यान में लेना चाहिए। कब नहीं लेना ये भी बता दिया, मैं चर्चा नहीं करूंगा। व्हाट इज द ऑपरेटिव पार्ट। हाँ, एक पहलू और इसमें जोड़ता हूं जो सबके लिए जरूरी है, स्ट्रेस। जब पेट खराब होगा तो स्ट्रेस भी होगा, या कभी हम जिस अवस्था में हैं तरह तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं, कभी समस्या आ जाती है, तो क्या करना। तो उसके लिए 4 चीजें ध्यान रखिए। एनालिसिस, हम जहां पर हैं जिस कंडीशन में उसके एनालाइज करिए और उसको एक्सेप्ट करिए। ये कंडीशन है, हम हॉस्टल में हैं, हम घर में हैं, हम क्लास में हैं, हम ट्रेन में, कहीं पर भी हैं, सिचुएशन को एनालाइज करिए। दूसरा पार्ट है उसका एक्सेप्टेंस। तीसरा है नो योर लिमिट्स, हम ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। चौथा है पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिविटी से संबंधित मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। विद्यार्थी हैं, चाहे तो हम नोट कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं। मैं अक्सर विद्यार्थियों के बीच में उस पुस्तक का उदाहरण देता हूं। पुस्तक का नाम है बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। एक स्कॉटिश सेल बायोलॉजिस्ट है ब्रूस लिप्टन, स्पिरिचुअल हेल्थ पर पुस्तक है वो। आप गूगल पर सर्च करेंगे मिलेगी, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। शायद अभी हिंदी में मैंने देखी नहीं, लेकिन इंग्लिश में तो उपलब्ध है, वो इंडियन एडिशन भी उपलब्ध है उसका। एक 200-250 पृष्ठ की पुस्तक है। उसमें एक उदाहरण दिया है कि एक रोगी है, उसका उपचार हो रहा है, डॉक्टर कर रहे हैं, उसको कैंसर होता है। उपचार के साथ साथ उसका रोग भी बढ़ता चला जा रहा है। तो डॉक्टर सोचते क्या करना चाहिए, तो एक प्रयोग करते इसके ऊपर। और प्रयोग करने में वो कहते हैं रोगी को कि भाई देखो हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा रोग बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसा करते हैं कि 15 दिन तक आपको कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं 15 दिन का आप आनंद लो, एंजॉय करो। वो रोगी जो आशा छोड़ चुका था वह बहुत खुश हुआ। डॉक्टर साहब 15 दिन है मेरे पास। बोले हाँ 15 दिन है, 15 दिन कुछ नहीं हो सकता आपको। वो बड़े खुश होकर के दवा लेकर घर गया। तो सोचने लगा 15 दिन को कैसे एंजॉय करें। वो व्यापारी था, उसने खट से पेन एंड पेपर लिया, एक लिस्ट बनाई कि कौन से व्यक्तिगत काम कर सकता है, कौन से पारिवारिक काम कर सकता है, कौन से व्यावसायिक काम कर सकता है, और बिना समय गंवाए एक के बाद दूसरा तीसरा काम करने लगा। कब 15 दिन बीत गए उसको मालूम नहीं। 2.5-3 वर्ष के बाद बाजार में एक दिन वो जा रहा था, वही डॉक्टर मिल गए। अरे तुम जीवित हो? हाँ डॉक्टर साहब मैं हूं आपके सामने। वो रोगी जिसके जीवन का अनुमान मात्र 15 दिन लगाया था डॉक्टर्स ने, वो 8 वर्ष तक जीवित रहा और उसकी मृत्यु कैंसर से नहीं हुई, सामान्य मृत्यु हुई। क्यों? पॉजिटिविटी। जब वो रोगी था तो उसका ध्यान था अपने रोग की ओर, तब तो मैं समाप्त। और जब वो उसका ध्यान हट गया और काम में लग गया तो धीमे धीमे ठीक होने लगा। और पॉजिटिविटी के कारण जो 15 दिन की आयु उसको निर्धारित की थी वो 8 वर्ष तक जीवित रहा और सामान्य मृत्यु हुई।
किसी भी व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिविटी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है, ये उसका एक छोटा सा उदाहरण है। कुल मिलाकर ऑपरेटिव पार्ट क्या हो सकता है हमारे लिए? इन विषयों के बारे में जानना, अध्ययन करना, और हम विद्यार्थी हैं, लॉजिकल एंड तक जाना। क्यों? जैसे मैंने कहा, मैंगनीज, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, इनका क्या रोल है? फार्मेसी के विद्यार्थी भी हैं, सुना मुझे, तो वो पढ़ते होंगे इसको। स्वभाव का अंग बनाना। और विद्यार्थी है, हमारी क्रिएटिविटी अच्छी रहती है, उस क्रिएटिविटी का प्रयोग करके नए नए प्रयोग करना। अभी बाहर मैंने चलते चलते कुछ देखा, भी देखूंगा मैं, तो मिलेट्स के बारे में बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग हो सकते हैं। पूरे देश में चालू हो गए बहुत तेजी से, उसका लाभ भी हो गया है। लेकिन अभी चालू तो हो गए, जो सावधानी रखनी चाहिए वो भी लोग सावधानी नहीं रख रहे, उसकी भी चर्चा होना आवश्यक है इस समय। अपने स्वभाव का अंग बनाए। अभी मुझे ढंग से ध्यान नहीं, मैसूर में एक डॉक्टर है, डॉक्टर खादरवली, वो मिलेट्स से ट्रीटमेंट के लिए ही जाने जाते हैं, और वे बाकायदा ऐसा शेड्यूल सेट करते हैं कि व्यक्ति कहाँ रहता है, क्या स्थिति है, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, और उसका लाभ भी होता है और बराबर ध्यान में आता है। शायद उनको कुछ पुरस्कार मिला है कि नहीं मालूम, लेकिन वो बराबर काम करते हैं। और इसीलिए हम सोचें, विचार करें, हम अच्छा स्वस्थ जीवन जिए, ऐसी शुभकामना के साथ।